हमारा ये जो वर्ल्ड है यहाँ कई सारे एनिमे मौजूद हैं एंड हर रोज नए एनिमे आते हैं और पुराने खो जाते हैं एंड इन्हीं खोए हुए एनिमेस को लॉस्ट एनिमे कहा जाता है जो कभी एग्जिस्ट करते थे बट अब वक्त की धूल के साथ कहीं दफन हो चुके हैं एंड इसका मतलब है कि अब वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले हैं और यही इसका सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है बिकॉज तुम्हारे पास उस एनिमे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है बस देखने के लिए वो एनिमे नहीं होता है एंड ये रहा वो आइसबर्ग जिसमें 100 से भी ज्यादा ऐसे लॉस्ट एनिमे के नाम लिखे हुए हैं एंड इस आइसबर्ग के अंदर सबसे स्ट्रेंज वियर्ड और स्ट्रेट आउट बैंड एनिमे के नाम मेंशन है और आज मैं तुम्हें इन्हीं एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ। ये आइसबर्ग दरअसल 8 लेयर्स में डिवाइड है और हर लेयर पहले से ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। वेल अगर तुम्हें आइसबर्ग चार्ट्स के बारे में नहीं पता तो ये एक रियल आइसबर्ग से इंस्पायर होता है जहाँ हम टॉपिक की शुरुआत आइसबर्ग के विजिबल पार्ट से करते हैं जहाँ सबसे वेल नोन और लाइट टॉपिक्स होते हैं और इसी से होते हुए हम सबसे लिस्ट नोन और डिस्टर्बिंग पार्ट पर जाते हैं और जैसे जैसे हम आइसबर्ग में डीप जाते हैं टॉपिक्स पहले से ज्यादा इंटेंस होते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए ज्यादा क्लिप्स नहीं होगी क्योंकि ये एनिमे अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो मैं तुम्हें कहां से दिखाऊंगा बट जितनी चीजें तुम्हें दिखाने जैसी होगी वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एंड बाकी के टाइम तुम एक प्यारे से गेम प्ले को एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो आइसबर्ग की स्टार्टिंग होती है लेयर 1 से द फाउंड एंड ये वाली लेयर स्पेशली डेडिकेटेड है उन लॉस्ट एनिमेस पर जो कई सालों तक लॉस्ट रहे बट बाद में चलकर उनकी हार्ड कॉपीज मिल गई। सो फर्स्ट एंट्री है पोकेमॉन बैटल अबोर्ड द एसटीएनए। वेल ये फर्स्ट एपिसोड था पोकेमॉन का जिसे इंग्लिश डब में यूएसए में फर्स्ट टाइम एयर किया गया था एंड साल था 1988 एंड सबसे बड़ी बात ये पोकेमॉन के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड नहीं था। I mean वो वाला जब हम ऐश को फर्स्ट टाइम उसके बचपन में देखते हैं एंड फिर वो प्रोफेसर ओक के पास लेट पहुंचता है और फिर उसे पिकाचू मिलता है जबकि इन लोगों ने डिसाइड किया था ये फर्स्ट टाइम यूएसए की ऑडियंस को हुक करने के लिए 15 एपिसोड को पहले एयर करेंगे ताकि वो व्यूअर को एंड सीन के साथ हुक कर सके और इसके लिए ये चुनते हैं ऑफिशियल रिलीज डेट से एक दिन पहले की तारीख एंड जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही होता है। यूएसए की ऑडियंस इस एपिसोड के साथ हुक हो जाती है बिकॉज इसी एपिसोड में इन्होंने टीम रॉकेट को रिवील किया एंड पोकेमॉन फाइट्स को भी दिखाया ऐश और उसके पूरे ग्रुप को भी एंड लास्ट वाला सीन तो था ही जब वो पूरी की पूरी शिप ओशन के अंदर चली जाती है एंड इसके बाद ये एपिसोड कभी नहीं देखने को मिला और इसका एक दूसरा डब वर्जन लोगों को बाद में दिखाया गया जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया एंड लोग इसी की डिमांड करने लगे जबकि प्रोडक्शन हाउस ने भी उस एपिसोड को डिलीट कर दिया था क्योंकि जिस पर्पस के लिए उन्होंने बनाया था वो पूरा हो चुका था और शायद ही किसी ने पूरे अमेरिका में पोकेमॉन के उस फर्स्ट एपिसोड को रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि उस टाइम यूएसए में किसी को भी नहीं पता था कि आखिर पोकेमॉन है क्या। सो इसी वजह से ये एपिसोड कहीं सालों तक लॉस्ट रहा बट होपफुली 2016 आता है और एक पर्सन के घर पर 300 VHS मिलती है जिसमें से एक में पोकेमॉन के उसी एपिसोड की रिकॉर्डिंग होती है जिससे आगे चलकर सबके लिए इंटरनेट पर डाल दिया गया एंड ये रहा वो एपिसोड। Welcome to this special exclusive preview of Pokemon. For this sneak peek, let's pick up the adventure as our heroes are departing Vermilion City. ओसो मत्सुकुन 1966 में एयर हुआ। ओसो मत्सुकुन एक कॉमेडी शो था जिसे उस टाइम सारे लोग पसंद करते थे और इसके टोटल 3 सीजन्स भी आए लेकिन फिर भी आगे चलकर ये पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है क्योंकि इसकी जगह ले लेता है डोरेमोन एंड डोरेमोन का एक लॉस्ट सीजन मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। एंड फिर साल आता है 1990 जब एक टीवी स्टेशन के गोडाउन में इसकी कॉपीज मिलती है एंड उन्हीं कॉपीज को देखकर 2015 में इसका एक और शो बनाया जाता है एंड उस पूरे सीजन में सिर्फ बड़े एनिमेस की पैरोडी की जाती है वो भी बड़ी गंदी वाली जिसकी वजह से वो पूरा सीजन भी इंटरनेट और हर जगह से हटा दिया जाता है क्योंकि इस पर लीगल एक्शन होता है जो अंडर था जापान के कॉपीराइट लॉ के एंड जापान का कॉपीराइट लॉ कितना बकवास है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। एंड एक चीज इस एनिमे के साथ बहुत गलत हुई बिकॉज जब डोरेमोन ने इसकी जगह ली तो उसके ज्यादातर कैरेक्टर्स का डिजाइन इसी शो से कॉपी था। सो नेक्स्ट है पेज बेसबॉल अकेडमी 1971 से 72 तक पब्लिश हुआ। ये एनिमे टोटल 26 एपिसोड का है एंड बस यही 2 साल थे जब लोगों ने इस एनिमे को टीवी पर देखा जिसके बाद ये एनिमे सीरीज गायब सी हो गई और अचानक से लोग इसे ढूंढने लगे क्योंकि इस एनिमे सीरीज के डायरेक्टर थे आज के गिबली स्टूडियो के को फाउंडर इसाओ तकाहाता एंड इससे तुम समझ चुके हो आखिर वो लोग अचानक से इस एनिमे को क्यों ढूंढ रहे थे क्योंकि गिबली स्टूडियो के फैंस क्रेजी होते हैं तो वो इसे कैसे छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद 2016 में एक न्यूज आती है जहाँ हमें पता चलता है जापान के अंडरग्राउंड मार्केट में इस एनिमे की VHS हजारों डॉलर में बिक रही है एंड फिर बाद में उन सारे एपिसोड्स
को कोई इंटरनेट पर डाल देता है। सो नेक्स्ट वी हैव क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ S.X। 1970 में बनाई गई ये एनिमे फिल्म काफी सारे डिस्टर्बिंग और वैसे वाले सीन से भरी पड़ी है एंड ऐसी फिल्म उस टाइम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी एंड इसी वजह से तुम इसके डायरेक्टर का नाम सुनकर शॉक होने वाले हो। इसके डायरेक्टर है गॉड फादर ऑफ एनिमे ओसामू तेजुका ने एंड जब ये अपनी फिल्म को लेकर USA गए तो MPPA के लोगों ने इसके नाम को सेलोपेट्रा से सेलोपेट्रा क्वीन ऑफ आगे का वर्ड तुम जानते हो इससे बुलाने लगे बिकॉज जो सेलियोपेट्रा है वो एक रियल पर्सन है जो कभी इजिप्ट की रानी हुआ करती थी एंड उसका अफेयर एक रोमन पर्सन के साथ था एंड इसी स्टोरी को ये मूवी काफी अच्छे से बताती है एंड इसके बाद इस एनिमे फिल्म को X की रेटिंग मिलती है जिसके बाद इस एनिमे फिल्म को MPP में सबमिट नहीं करवाया एंड इसी वजह से आज भी कहीं लोगों को लगता है इसका एक इंग्लिश डब भी हो रहा था बट बाद में कैंसिल हो गया और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये फिल्म रह गई जो भी बाद में गायब हो गया और जो इसका ओरिजिनल जैपनीज वर्जन था वो भी धीरे धीरे हर जगह से हटाया जाने लगा। फिर साल आता है 2018 जब इसकी एक DVD मिलती है और 2020 में इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ इंटरनेट पर डाल दिया जाता है और सच में जिस तरीके से इस फिल्म के बैकग्राउंड सीन्स पर काम किया गया है वो आज के हिसाब से ज्यादा पुराने नहीं लगते हैं। मे बी इसका रीजन हो सकता है इसे एक लेजेंडरी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मिडनाइट हॉरर स्कूल दरअसल 2000 में जापान में बच्चों के लिए बनाया गया एक CGI शो था जो 2000 के बाद कभी नहीं दिखा बट 2016 में इसके एपिसोड्स लोगों के सामने फिर से आने लगे एंड फिर से वो एपिसोड्स गायब हो गए एंड बची सिर्फ एक छोटी सी क्लिप जो 2022 में एक रैंडम बंदे के थ्रू YouTube पर अपलोड की गई। तो अगला एनिमे है डॉक्टर स्लैम्प विद क्वीन मलिना। दरअसल ये दो अलग अलग एनिमे हैं जो 1981 से 86 तक पब्लिश हुए एंड दरअसल इसका जो लॉस्ट हुआ एपिसोड है वो है इन दोनों एनिमे का कोलैबोरेशन एपिसोड जिसे समर फेस्टिवल ऑफ एनिमे 1981 में रिलीज किया गया था एंड इसके बाद ये एपिसोड कहीं पर भी नहीं दिखा बट 2020 में उसी एनिमे की एक क्लिप एंड इसमें तुम क्लियर देख पा रहे हो ये कैरेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अब लेयर 1 के बाद बारी है लेयर 2 की द पार्शियली लॉस्ट। जैसे कि अब तुम्हें पता चली गया है मैंने लेयर्स के साथ कैटेगरीज को भी डिवाइड किया है जिसे फर्स्ट लेयर में वो सारे एनिमे बताए जो पहले गुम हो गए थे लेकिन बाद में मिल गए एंड थर्ड में वो सारे बताऊंगा जो NSFW की कैटेगरी में आते हैं एंड ऐसे ही ये आइसबर्ग एंड तक कंटिन्यू रहेगा। बट अभी हम बात करेंगे लेयर 2 की जिसके नाम से ही तुम्हें पता चल चुका है हम इसमें पार्शियली लॉस्ट एनिमे की बात करेंगे जिनके कुछ एपिसोड्स अभी भी अवेलेबल है वहीं बाकी के पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके हैं एंड इसी में फर्स्ट एंट्री है जोजोस बिजार एडवेंचर फैंटम ब्लड। वेल ये जोजो बिजार सीरीज की एक मूवी थी जो सीधा मांगा से इंस्पायर थी एंड इसी मूवी को 2007 में जापान के कुछ थिएटर्स में ही रिलीज किया जाता है एंड इसके पीछे था इसका स्टूडियो APPP। इसका फुल फॉर्म में तुम्हें नहीं बताने वाला तुम खुद ही पढ़ लो। एंड इस मूवी को स्पेसिफिक थिएटर्स में रिलीज करने की वजह से ये स्टूडियो बैंक करप्ट हो जाता है जिसे बाद में बंद भी कर दिया जाता है एंड इसी वजह से जोजोस बिजार एडवेंचर की ये मूवी फिर कभी थिएटर्स में नहीं आई क्योंकि इस स्टूडियो की हर चीज सेल हो गई और कुछ चीजों को जला दिया गया एंड इन्हीं में ये मूवी भी कहीं गायब हो गई और बचे इसके सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट्स जैसे प्रमोशनल आइटम्स एंड कुछ पोस्टर्स वगैरह। एंड अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर इसके स्टूडियो ने कुछ थिएटर्स में ही इस मूवी को रिलीज क्यों किया एंड यही चीज जब इस मूवी के डायरेक्टर जुनिची हायामा से पूछी गई तो उन्होंने इसका जवाब दिया देखो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों पर गुस्सा करूं और तुम मुझे परेशान और अनकंफर्टेबल देखो इसलिए ये हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा मैं तुम्हें इसका जवाब ना दूं। सो जुनिची के इसी कमेंट की वजह से जोजोस बिजार के फैन कहीं सारी कॉन्स्पिरेंसी फैलाने लगे कि इस मूवी में कुछ तो स्ट्रेंज था जिस वजह से इसे होम रिलीज नहीं मिला एंड बाद में मिटा दिया गया। वेल पर्सनली कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे लिए ये सारी बातें नॉनसेंस हैं। तो अगला है इंस्टेंट हिस्ट्री / ओटोगी मांगा कैलेंडर। वेल ये वो पहला अनऑफिशियल जापानीज एनिमे था जो लोगों के लिए बनाया गया था एंड इसके टोटल 604 एपिसोड्स थे लेकिन फिर भी फर्स्ट एनिमे का टाइटल एस्ट्रो बॉय को मिला है जबकि ये उससे 2 साल पहले आया था और एस्ट्रो बॉय के साथ कंटिन्यू भी हो रहा था 1964 तक जिसके बाद ये एनिमे पूरी तरीके से गायब हो गया एंड किसी को भी नहीं पता कि इसके सारे एपिसोड्स कहाँ गए बिकॉज उस टाइम जापानीज घरों में रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड ओरिजिनली जिस VHS एंड टेप्स में ये था वो डिस्ट्रॉय हो गई और कुछ इनकरप्ट एंड ऐसे एनिमे हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पीस लॉस्ट हो गया बिग एक्स। एंड इस नाम को सुनकर मुझे अंदर से कॉन्स्पिरेंसीज आने लगी है एंड ये भी एस्ट्रो बॉय के साथ रिलीज हुआ था I mean उसके बाद और अब ये भी एक लॉस्ट एनिमे
है एंड इसी वजह से मुझे लगता है ओतोगी और इसके साथ कुछ तो किया है, बिकॉज इसके टोटल 59 एपिसोड्स आए थे जिसमें हमें वर्ल्ड वॉर 2 की नाजियोस के एक्सपेरिमेंट्स की स्टोरी बताई गई, कैसे वो गलती से एक आदमी को बहुत बड़ा बना देते हैं। एंड सच में उस टाइम के हिसाब से ये काफी कूल कॉन्सेप्ट था, बट टाइम के साथ ये भी लॉस्ट हो चुका है और इसके सिर्फ अब 4 एपिसोड्स हैं हमारे पास, एपिसोड 1 एंड 11 और 40 एंड 59, जिन्हें तुम एंजॉय कर सकते हो। डोरेमोन 1973। वेल, इस डोरेमोन के सीजन के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ओरिजिनली डोरेमोन 1973 में आया था एंड उस टाइम इसके टोटल 26 एपिसोड्स आए थे, वो भी हाफ हाफ करके लोगों को टीवी पर दिखाए जा रहे थे। एंड फिर अचानक से डोरेमोन 26 एपिसोड से आगे नहीं बढ़ा एंड इसकी वजह थी जो स्टूडियो इसे हैंडल कर रहा था उस टाइम, उसके अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज थे जिस वजह से उन्होंने इसे ड्रॉप कर दिया, जबकि लोग इसे काफी पसंद कर रहे थे। जिसके बाद इसके सारे एपिसोड्स कहीं गुम से हो गए एंड कुछ हाफ एपिसोड्स अभी मिले एंड कुछ पोस्टर्स एंड आर्टिकल्स के अलावा हमारे पास डोरेमोन की सीजन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वेल, अगर तुम वो हाफ एपिसोड्स देखना चाहते हो तो तुम उसे सर्च कर सकते हो। गोस्ट स्टोरीज एंड ब्यूटीफुल कुचिसाकी ओना। वेल, गोस्ट स्टोरीज एनिमे सीरीज का ये तीसरा एपिसोड था जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ एंड इसी वजह से तुम्हें इसकी जगह एक दूसरा एपिसोड देखने को मिला। एंड कुचिसाकी ओना के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम इसके बारे में पहले से जानते हो, ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड है एंड इसी पे बेस्ड ये वाला एपिसोड होने वाला था। एंड तुम्हें पता ही है गोस्ट स्टोरीज एनिमे सीरीज 2000 से 2001 तक चली थी, जहाँ ये अपने तीसरे एपिसोड का ट्रेलर टीवी पर प्रमोट कर रहे थे, जैसे हर शो करता है। बट जैसे ही बच्चों के पेरेंट्स ने इस ट्रेलर को फूजी टीवी पर देखा तो उन्होंने सीधा इसकी कंप्लेंट फूजी टीवी से की, ये हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है क्योंकि ये काफी डिस्टर्बिंग है। एक औरत सड़क पर बच्चों को रोक कर पूछती है क्या वो खूबसूरत है या नहीं एंड दोनों जवाब पर उस बच्चे के साथ एक ही चीज होती है, 私綺麗 एंड इसी को देखकर फूजी टीवी अपने व्यूवर्स को नाराज नहीं करते हैं और इसे एयर होने से रोक देती है, जिस वजह से ये एपिसोड हमारे सामने कभी नहीं आया। और फिर हमें 2020 में इसकी अनकम्प्लीट स्क्रिप्ट मिलती है एंड साथ में कैरेक्टर डिजाइन भी, जिसमें तुम कुचिसाकी ओना को देख ही सकते हो। एंड पता है मैं पर्सनली क्या फील कर रहा हूँ, गोस्ट स्टोरी सीरीज को इस एपिसोड को लाना चाहिए था और फूजी टीवी को सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए था कि इससे उन्हें लॉस हो सकता है। एंड इसी वजह से आज हमने एक ऑसम एपिसोड को मिस कर दिया। सो नेक्स्ट है होशिनोको प्रॉन। वेल, 1974 से 75 तक पब्लिश हुआ एक कॉमेडी शो था एंड सच कहूँ तो मैं खुश हूँ कि ये लॉस्ट हो गया, बिकॉज इसके जो अवेलेबल 2 एपिसोड्स हैं वो मैंने देखे हैं, काफी बकवास है एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम उन्हें देखने के लिए अपना टाइम बर्बाद करो। एंड मे भी एक यही रीजन था, जब ये एनिमे स्टार्टिंग में आया था तो इसके स्टूडियो को काफी हेट झेलना पड़ा क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमेडी नाम की है और पॉइंटलेस सीन से भरा पड़ा है एंड इसी वजह से मुझे समझ में नहीं आता है इसके स्टूडियो ने इसे बनाया ही क्यों। स्टार ऑफ द जायंट वर्सेस एस्ट्रो बॉय। वेल, ये शुरुआती एनिमे क्रॉस ओवर में से एक है जहाँ हम एस्ट्रो बॉय के कैरेक्टर को स्टार ऑफ द जायंट के कैरेक्टर्स के साथ एक बेसबॉल मैच में देखते हैं एंड इसी के बाद ये क्रॉस ओवर एपिसोड कहीं लॉस्ट हो जाता है। एंड आज सिर्फ हमारे पास इसकी एक छोटी सी क्लिप है जो 2018 में सामने आई थी एंड कहा जाता है कि ये एपिसोड कहीं लॉस्ट नहीं हुआ है। इसके प्रोडक्शन हाउस तेजुका प्रोडक्शंस ने इसे अपने लॉकर में छुपा रखा है एंड अगर तुम इन दोनों एनिमे के फैन हो तो तुम उस लॉकर को लूट सकते हो। एंड बस ध्यान रखना जब भी तुम ये करो तो एक वीडियो जरूर बना लेना एंड मुझे भेज देना ताकि मैं तुम्हें ट्रू क्राइम्स में फीचर कर पाऊं। मोनीचिरी कोको। वेल, जब भी लॉस्ट एनिमे की बात होती है तो हम इसे नहीं भूल सकते हैं एंड कहीं ना कहीं तुमने इंटरनेट पर इसके पोस्टर्स और वीडियो क्लिप्स देखे होंगे। वेल, ये एनिमे रिलीज हुआ था 1972 में, जहां हम एक यंग लड़की को उसका सपना पूरा करते हुए देखते हैं। उसे एक फेमस फैशन डिजाइनर बनना था एंड बात करूं इसके टाइमिंग की तो ये हर संडे 7:30 से 8 बजे तक टेलीविजन पर आता था एंड इसके टोटल 13 एपिसोड्स एयर हुए थे जो बाद में जाकर लॉस्ट हो गए। एंड फिर 2022 आता है, हमें इसके 4 एपिसोड्स की कुछ क्लिप्स मिलती है एंड उन चारों एपिसोड्स के नंबर थे 1, 3, 5 एंड 13। वेल, अगर तुम इस एनिमे की स्टोरी देखना चाहते हो तो तुम इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो जो इसी नाम से है एंड एनिमे एडेप्टेशंस भी सीधा सीधा यहीं से लिया गया है। ये था इस आइसबर्ग का पार्ट 1। वेल, पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा या एटलीस्ट 4 लेयर्स कवर कर ही दूंगा, बट जब मैं 3rd लेयर की रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे इस लेयर को तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज इस आइसबर्ग में 2nd लेयर के बाद सारे क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग स्टफ्स है जिन्हें शॉर्ट में बताने से बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा।